चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रेम शुक्ला जी, चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न आप ही से है और वो ये है कि एक तो खुली छूट का मतलब क्या, दूसरा हम क्या करने वाले हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है क्योंकि देखिए चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो, हमने आतंकी लॉन्च पैड्स पर हमला किया। कई लोग मानते हैं कि जड़ों तक पहुंचना है तो पाकिस्तान की सेना तक पहुंचना होगा, आसिम मुनीर तक पहुंचना होगा, जिसने भारत के खिलाफ धर्म के आधार पर लोगों को पाकिस्तान में उकसाया और उसके बाद धर्म पूछ पूछ कर आतंकियों ने जान ली। ऐसे में आपकी सरकार क्या कर रही है और कहां तक जाएगी? देखिए, आतंकवाद का सर्वनाश, उसकी जड़ों पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा है कि जो उनकी बची खुची जमीन है उसको भी हम मिट्टी में मिला देंगे। जब हम कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, इसका मतलब होता है आतंकवाद का समूल नाश। यह सुनिश्चित है और इससे कम पर कोई जो है समझौता नहीं होगा। करेंगे क्या, मतलब क्या हम सिर्फ आतंकी लॉन्च पैड्स तक जाएंगे? ये लोगों का सवाल। एक छोटा सा इस पर मैं रिस्पॉन्स चाहती है, सरकार क्या करेगी, आर्मी क्या करेगी, आप टीवी स्टूडियो में तो बताइएगा नहीं, लेकिन क्या हम सिर्फ कुछ लॉन्च पैड से आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि देखिए जड़ कहाँ है सबको पता है, वो रावलपिंडी में है। देखिए, उस जड़ को पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे, ये निश्चित है। उससे नीचे जो है आतंकवाद नियंत्रित नहीं होगा, क्योंकि आतंकवाद की जो है तनों को और सिरे को तो काटा गया, लेकिन जब तक आतंकवाद की जड़ यानी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई, जब तक इनको करारा सबक नहीं सिखाया जाता, तब तक आतंकवाद का समूल नाश संभव नहीं है। अतुल लौंडे पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो सरकार के साथ है हर फैसले में, लेकिन बीच बीच से आपके कुछ नेता आकर फिर बताने भी लगते हैं ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री है, कहते हैं युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है और अगर आप सत्ता में रहते आप क्या करते? हम सत्ता में थे तो हमने क्या किया, ये 1971 का उदाहरण आपके पास में है, 1965 का उदाहरण आपके पास में है। लाल बहादुर शास्त्री जी घुस गए थे लाहौर तक और इंदिरा जी ने तो दुनिया का भूगोल बदल दिया था। आज सत्ता में कौन है और सत्ता में कौन नहीं, ये सवाल ही नहीं है। आज कांग्रेस, बीजेपी, विपक्ष, पक्ष, इसका सवाल ही नहीं है। आज भारत के नाम पर हम सब इकट्ठे खड़े हैं पूरी ताकत से। ये सामने बैठे युवा जो है उनके तरफ एक संदेश है कि आज कोई पक्ष विपक्ष नहीं, आज हम एक है, हम भारत है, हम इंडियंस है और पूरी ताकत से ऐसी निर्णायक भूमिका लेनी है, ऐसी निर्णायक भूमिका लेनी है कि भारत के तरफ बुरी आंख लगाकर कोई इसके बाद देख ना पाए। आज हम ये चाहते हैं। किसने क्या कहा, अंजना जी, उनके तरफ से किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, इससे अहम बात यह है कि हमारी सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, सर्वोच्च बॉडी है, उसने निर्णय लिया है कि हम सरकार के साथ पूरे ताकत से खड़े हैं। जब राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के, जब हमारे अध्यक्ष खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में है, दो टूक सारी बातें की है, तो वो बातें छोड़ दो आप। किसने क्या कहा, इसने ये कहा, ठोको, आज छोड़ो मत, अभी टहनियां मत तोड़ो, अभी फूल पत्ते मत गिराओ, अभी सीधा जड़ से उखाड़ के फेंक दो, ताकि ये आने वाली पीढ़ी जो है दूसरे पीढ़ी को बताएं कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है और इसके तरफ जिसने भी नजर तिरछेगी, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, ये भारत है। और ये भारत का युवा जब खड़ा होता है ना तो अच्छे अच्छों की जड़ें हिल जाती है, तो पूरी ताकत से खड़ा है। एक छोटा सा इस पर रिस्पॉन्स। निश्चित तौर पर उनके समर्थन का स्वागत है और संप्रभु भारत की यही खूबसूरती है कि हमको आतंकवाद को नष्ट करना है, यानी नष्ट करना, क्योंकि जो मारा गया है वो भारतीय है, वो किसी जाति का नहीं, किसी पात का नहीं, किसी धर्म का नहीं और वो किसी भी राजनीतिक बिरादरी का नहीं है, वो साफ तौर पर भारतीय है। और भारत के किसी भी नागरिक को मारेंगे तो हम घुसकर, आपकी मांद में घुसकर, आपकी छाती पर चढ़कर मारेंगे, ये संदेश है। अनुराग भदौरिया जी सरकार के साथ है। देखिए, जो घटना, जो दरिंदों आतंकियों ने जो घटना हमारे देश के अंदर में घुस के की है, हम सब ने कहा है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। विपक्ष ने कहा सरकार से, सरकार आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप इधर उधर की बातें मत करो, कौन नेता क्या कहता है नहीं कहता है इसके चक्कर में मत पड़ो। आप ये बताओ कि आप उस आतंकियों को कब, इस देश के जो लोगों को उन्होंने शहीद किया है उनको कब सजा दोगे, ये बताइए। दूसरी बात, सवाल ये भी आपसे पूछा जाएगा इसके साथ साथ कि आप ये बताइए कि जो वहाँ पे हिमांशी नरवाल, हमारे जो शहीद हुए, विनय नरवाल की, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की वाइफ है, उन्होंने कहा आके, कितना अच्छा संदेश दिया कि कश्मीरी जो मुस्लिम हैं उनके खिलाफ नफरत मत फैलाओ, क्योंकि पाकिस्तानियों ने मारा है आके। कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुस्लिम और हमारे देश में जो मुस्लिम हैं वो सब हिंदुस्तानी, हम सब हिंदुस्तानी हैं, नफरत की बात मत करो, हमें आपस में बांटो मत।
क्योंकि जो बाहर से लोग आए थे, जो पाकिस्तानी आए, उन्होंने धर्म पूछ के गोली सिर्फ इसलिए मारी क्योंकि हमारे देश के अंदर में एक नई राजनीति को जन्म देना चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति पैदा हो, हम आपस में जो हमारा यहाँ गंगा जमनी तहजीब है उसमें चोट पहुंचे, यही तो उनका मकसद था। तो वो जब इसको रोकने की बात करती हैं कि कश्मीरी मुस्लिम के बारे में कोई नफरत मत फैलाओ, तो कौन लोग हैं जिसका पति शहीद हुआ है उसके बारे में फेसबुक में उल्टा सीधा जो लोग लिखते हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, जो उसके लिए अनाप शनाप लिख रहे हैं उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, पता लगाइए कौन लोग हैं, किससे जुड़े हैं वो लोग हैं। जो उस महिला के खिलाफ जिसका पति अभी गया, हमारी बहन के खिलाफ इस तरह की जो बातें अनर्गल बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात, कितनी मुश्किल से मध्य वर्ग के फैमिली के जो लोग होते हैं पूरे साल पैसा इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं बच्चे खुश होते हैं हम कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए, कश्मीर जाएंगे, कश्मीर की पहाड़ियों में घूमेंगे, वहाँ की नदियों का आनंद लेंगे, वहाँ पे जो पहाड़ है उसका आनंद लेंगे। कभी उन्होंने ये सोचा है कि हम वहाँ जाएंगे और हम वापस नहीं लौट पाएंगे? इतना कम से कम सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, नहीं होती है? बता दीजिए, आपको तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कितनी जगह है कश्मीर में? 5 तो जगह हैं। अगर कश्मीर जाओगे तो डल लेक जाओगे, वहाँ पहलगाम जाओगे, गुलमर्ग जाओगे, यही तो जगह है जहाँ पे आपको सुरक्षा देनी थी। और वहाँ अगर सुरक्षा नहीं थी तो आपने इतने दिनों में किसको दोषी ठहराया? किसकी नाकामी की वजह से वहाँ पे सुरक्षा में चूक हुई? आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? और फिर आपसे मैं कहता हूँ, ये हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि ये सवाल खड़े इसलिए पूछ रहे हैं, हमारे अपने 26 लोग शहीद हुए हैं, उनकी मौत हुई है। लेकिन आप पाकिस्तानी आतंकी हमारे देश में जो आए हैं उन पे जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है और आप आगे बढ़िए। हमारी आपकी आपस में राजनीति होती रहेगी, हमारी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए तो सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सलमान निज़ामी इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सलमान निज़ामी साहब, पूरा नैरेटिव जो इंडिया का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए इस वक्त, वो होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। और इस बात पर कई लोग ओवैसी साहब की प्रशंसा कर रहे हैं कि देश में तो खूब हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर वो अगर दहाड़ रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ। ये वो वक्त है जब सभी राजनीतिक पार्टियों को भी खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलना होगा, वोट बैंक की वजह से चुप नहीं रहना होगा। देखिए, मैं कल पहलगाम में था, ये मेरी तस्वीर है उन सैलानियों के साथ, थोड़ा जूम करिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं कल वहाँ उनके साथ मौजूद था और उनको विश्वास दिलाया कि वहाँ हमारे हिंदू भाई भी थे, मुसलमान भी थे, मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीरी हूँ, और हमने उनको विश्वास दिलाया कि अगर उन आतंकियों ने हमारे निहत्थे सैलानियों पे गोलियां चलाई, जैसे सईद आदिल ने जो है अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान दे दी, वैसे ही सलमान निज़ामी कश्मीर में उन सैलानियों के जो हिंदुस्तानी हैं उसके लिए जान देगा। और सरकार से भी हमारी यही अपील है, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि कश्मीर में आज देखिए आप, हर कश्मीरी घर से बाहर निकला है और वो कहता है कि पाकिस्तान को जवाब दीजिए। और हम भी तंग आ गए, कई सालों से पाकिस्तान जो है कश्मीर के नाम पे राजनीति कर रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है, और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब दीजिए। अगर जंग करनी है तो जंग करिए, लेकिन जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम इसको एंगल दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम, आप देखिए वहाँ मुसलमान ने अपनी जान दे दी, आज कश्मीरी मुसलमानों ने उन सैलानियों को अपने घरों पर रखा, और आज कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर उतरा और उसने ये कहा कि हम इस आतंकवाद के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे हैं और रहते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरे माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, अब कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, अगर वहां सैलानी नहीं जाएंगे, अगर हम बाइकॉट टूरिज्म करेंगे तो हम मौका देंगे अपने जो है जो दुश्मनी मुल्क है पाकिस्तान, उसको मौका दे रहे हैं हम कि आइए, हमने आपको छोड़ दिया। इसलिए हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि कश्मीर हमारा है और वहाँ हर सैलानी जाएगा, और अगर पाकिस्तान को जवाब देना है तो सबसे पहले मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, इस देश के लिए गोली खाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो यहाँ दिरंदे, जो पहलगाम में उन निहत्थे लोगों का कत्ल किया है वो गलत है। पूरा देश के हर एक मुसलमान यही चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विपक्ष को भी सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और वो जो फैसला लेंगे हम उनके साथ। ठीक है, आप में से जितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगी। 10 सेकंड की एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक सवाल सिर्फ इनसे पूछकर उसके बाद से आप भी जवाब दे दीजिएगा। क्या आपको, आपकी सरकार को इस बात का एहसास है कि कश्मीर में जो पर्यटन बढ़ा, 6 गुना बढ़ा पिछले सालों में, ये सबको ही रोकने के लिए हमला हुआ है? धर्म पूछ कर अगर मारा गया तो इसीलिए मारा गया है कि दोनों धर्मों के बीच में एक खाई बनाई जाए। अब ऐसे में लोगों का विश्वास कश्मीर में रहे, पर्यटक जाते रहे, और हमारा जो एक लय बना है कश्मीर के साथ,
पहली बार हुआ है साहब जब कश्मीर में लोग उतरे हैं, आतंकियों के खिलाफ बंद का आह्वान किया है। साउथ कश्मीर में कोई ऐसा सोच नहीं सकता था। सोपोर से लेकर तमाम जो वहां की जामा मस्जिद में 2 मिनट का मौन रखा गया। ये ऐसा मौका है जो कि वाकई इसके लिए भी कहना होगा कि यही समय है, सही समय है, कश्मीर का विश्वास है और हमको उसको आगे ले जाना है। अंजना जी, यही समय और सही समय लाया किसने? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले जो है 370 के संशोधन के पहले श्री अमरनाथ की यात्रा के यात्रियों का नरसंहार हुआ था। तब कश्मीर का आम आदमी बाहर समर्थन में भारत के नहीं निकला था। लेकिन आज अगर 2025 में कश्मीर घाटी में, विशेष करके दक्षिण कश्मीर में, अगर वहां का कश्मीरी निकला है तो कश्मीरी का विश्वास जीतने का काम निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। वहां पर्यटन को बढ़ाकर, रोजगार को बढ़ाकर, निवेश को बढ़ाकर कश्मीरियों को भारत के प्रति विश्वास अर्जित अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार है, और वो विश्वास कहीं से भी खंडित नहीं होने पाएगा, ये हमारा निश्चय है। अतुल जी, छोटा सा रिस्पांस फिर मैं सवाल लूं। मेरा एक सिंपल सी कहना है कि इस घटना ने नुकसान पहुंचाया, हमारे दिल में छेद किया, हमारे दिल पे चोट पहुंचाई है। लेकिन एक अच्छी बात अगर मैं ये कहूं कि हिंदू मुस्लिम नफरत के नैरेटिव को पाकिस्तान के भी तोड़ दिया, और जो बाकी लोग हैं जो ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश करते थे, उनको भी तोड़ा है। आज यहाँ सारा युवा बैठा है और पूरा देश देख रहा है आज तक को। मैं आज आपको बोलता हूं कि हम आके उठ के कसम खाते हैं कि आज के बाद हिंदू मुस्लिम नफरत की खाई खत्म कर देते और हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब भारतीय है। ऐसे अगर हम आज यहाँ से कसम खाएंगे तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, हम सब एक है। दूसरी बात, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में भी कहा, अंजना जी, महाराष्ट्र में कहा कहीं ना कहीं कश्मीरी बच्चों जो पढ़ने के लिए आए हैं महाराष्ट्र में, बड़े पैमाने में आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, वहां कुछ ऐसे घटनाएं हुई, हमने उनको रिक्वेस्ट की, विनती की कि नहीं, ये बच्चे अपने हैं और ये पढ़ने आए हैं तो इनको सिक्योर, सुरक्षित महसूस होना चाहिए कि हम महाराष्ट्र में आए हैं, इतनी घटना हुई है, सब हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कश्मीरी बच्चे देश के कोने कोने में जहां भी पढ़ रहे हैं उनके पास जाइए, उनको हौसला दीजिए, ताकि एक मैसेज जाए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे है, पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है जी। 10 सालों में आप SATF के पोर्टल रिपोर्ट आती है हर साल, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है पिछले 10 सालों में लगभग 2500 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं और 4000 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में ही घायल हुए हैं। उसके बावजूद इसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे पुलवामा हो गया, रईसी हो गया या पहलगाम की ले लें, पुलवामा के पहले भी हमारे पास 12 इनपुट थे, उसको इग्नोर किया गया। उसके बाद अभी पहलगाम की बात की जाए, 2 कश्मीरी मुसलमान जो वहाँ पे गए थे 2018 में पाकिस्तान गए थे, उनके एंट्री का इनपुट मिला, वो कि पाकिस्तानियों के साथ एंट्री लिए हैं कश्मीर में, रामबन में, उसको भी इग्नोर किया गया, जिसके बाद पहलगाम अटैक होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2004 से 14 और 2014 से 24 अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो आतंकवाद पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण हुआ है। सुरक्षा बलों की पर जो बलिदान है वो भी घटा है, जो सामान्य नागरिकों की हत्या हुई वो भी घटी है, और आतंकवादियों का सफाया हुआ है। जहाँ तक इंटेलिजेंस इनपुट की बात है, हर बार जैसे इस बार जो है कम्युनिकेशन की नई स्किल जो है, वो कम्युनिकेशन का नया सिस्टम, चाइनीज सिस्टम जो पाकिस्तानी आर्मी यूज कर रहा है, अभी NIA की जांच में सामने आया है कि वो चाइनीज ऐसा यंत्र यूज कर रहे हैं जो CDMA और GSM दोनों में नहीं आता। तो टेक इंट के जो है नई टेक इंट उन्होंने यूज की है, इसलिए टेक इंट में रडार पे आने में समय लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि हम किसी भी प्रकार की विफलता है तो उस चूक को ठीक करेंगे और सफलता में तब्दील करेंगे। हमारा सवाल सीधा सरकार से ही है, और ये पहलगांव जो हमला हुआ है इसी पे है। बैसारनपुर वैली, इसी में अटैक हुआ है। इस बैसारनपुर वैली में एक्चुअली में कभी भी मिली है परमिशन तो वो मिड मई में मिलती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 अप्रैल को मिल गई है परमिशन उसको खोलने की, और 20 अप्रैल को खुलती है और 22 को अटैक हो जाती है। और 22 के अटैक में वहाँ पे 2000 लगभग टूरिस्ट होते हैं, उसमें से 26-27 की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 2 दिन हुए ही नहीं थे उसे खुलने का, और वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर का कोई पुलिस है, ना वहाँ पे अपने पोस्ट नहीं था, वहाँ पर सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे, यानी मतलब पर्यटकों सैलानियों को ऐसे छोड़ दिया गया था। देखिए, सैलानियों को टारगेट जनरली किया नहीं करते थे आतंकवादी,
ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है, रियासी का हमला एक और ये दूसरा हमला, जब पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। निश्चित तौर पर वहाँ पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे।